आज हम लोग यूपीएपीओ 2025 और इसमें आपका जो सिलेबस है, एक तो बीएनएस है और ये 30 मार्क्स का आएगा। दूसरा इसमें पढ़ेंगे बीएनएसएस और ये आएगा 25 मार्क्स का। इसके बाद इसमें पढ़ेंगे बीएसए और ये रहेगा 20 मार्क्स का। और फिर आपका पुलिस एक्ट है और ये रहेगा 15 मार्क्स का। और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन है और ये रहेगा 10 मार्क्स का। ये आपका पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस है और साथ ही साथ इसमें जीएस भी आपका आएगा। तो इसमें से कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं पढ़ाया जाएगा। ये 4 एक्ट बीएनएस है, बीएनएसएस है, बीएसए है, पुलिस एक्ट है, रेगुलेशन है और ये टोटल कंप्लीट आपको प्रीलिम्स मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा। अलग से केवल पीटी की तैयारी नहीं करना चाहिए। जो आप मेंस पढ़ते हैं उस मेंस में प्रीलिम्स अपने आप इंक्लूड रहता है, लेकिन प्रीलिम्स का स्कोप और वाइड होता है। तो मेंस के अलावा और कौन कौन सा सेक्शन इम्पॉर्टेंट है वो सारा आपको पढ़ाएंगे, उसके बारे में बताएंगे कि कहाँ कहाँ से सवाल को पूछा जाता है। और केवल पीटी यदि पढ़ना है तो एक दिन में 15 दिन में एक एक आराम से उसको पढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि केवल आप फैक्ट को पढ़ेंगे, केवल तथ्य को पढ़ेंगे तो वो आपको याद नहीं होगा। जब उसी चीज को डिटेल में आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रीलिम्स की भी तैयारी होगी और मेंस की भी उसी में पूरा तैयारी आपका हो जाएगा। तो जो पढ़ाई कराएंगे वो आपका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ कहाँ क्या क्या सवाल बनता है, टोटल कंप्लीट चीज आपको पढ़ाते चलेंगे। अब देखिए, लिखाने में समय लगता है तो उसके लिए मैंने सोचा है कि आपको लेक्चर देने के बाद पीडीएफ बना करके जितना पढ़ाएंगे सेम डे उतना नोट्स आपको मैं दे दूंगा और जो लेक्चर दूंगा वही सेम आपका नोट्स रहेगा। जितनी चीजें यहाँ बताएंगे वही नोट्स में मिलेगा आपको। तो अब इस क्रम में आज हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे बीएनएस। और आप बेयर एक्ट लेकर के बैठा करें। जो बेयर एक्ट मूल कानून है और लगभग 80-85% जो सवाल पूछा जाता है वो सवाल बेयर एक्ट बेस्ड ही होता है। और आगे उसमें कुछ केस ला है तो जो इम्पोर्टेंट है, लीडिंग केस है, उसको सारा आपको बताते चलेंगे। लेकिन बेयर प्रोविजन मूल प्रोविजन होता है। तो अब सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि अब ये बीएनएस 2023 इसको हम लोग शुरू करेंगे और बेयर एक्ट निकालें और सबसे पहला जो प्रोविजन है
वो देखें सेक्शन 358, सबसे लास्ट सेक्शन निकालें। सबसे लास्ट सेक्शन धारा 358, और धारा 358 की उपधारा 1 देखें। अब देखें धारा 358 की जो उपधारा 1 है, इसी के द्वारा जो आईपीसी 1860 है उसको रिपील किया गया है, उसको निरसित किया गया है। और आईपीसी 1860 को रिपील करके उसके स्थान पर बीएनएस 2023 को रखा गया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोविजन कि कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो भारतीय दंड संहिता 1860 को रिपील करता है, उसको निरसित करता है और उसकी जगह पर ये बीएनएस का सृजन करता है। ये धारा 358 की उपधारा 1 है। कहीं भी इसी चीज को आप देखेंगे, जब बीएनएसएस पढ़ेंगे तो वहां भी लास्ट सेक्शन धारा 531 है, और धारा 531 की उपधारा 1 में भी वहां पर भी पढ़ेंगे कि जो सीआरपीसी 1973 है उसको रिपील किया जाता है और उसके स्थान पर बीएनएसएस 2023 का सृजन किया जाता है। तो लास्ट सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज आप देखेंगे, ये जो बीएनएस 2023 है तो यह कब से इन्फोर्स हुआ है? तो यह 1 जुलाई 2024 से यह इन्फोर्स हुआ है। तो 1 जुलाई 2024 से ये लागू हुआ है। ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति महोदय ने जो विधेयक पेश किया गया था उस पर कब हस्ताक्षर उन्होंने किया था? तो 25 दिसंबर 2023 को, और 1 जुलाई 2024 से यह लागू है। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि भारतीय न्याय संहिता में आप यह जो भारतीय न्याय संहिता को जो लाया गया है, यह किस समिति के सिफारिश पर इसको लाया गया है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो रणबीर सिंह कमेटी, रणबीर सिंह कमेटी एंड लॉ कमीशन की 22वीं रिपोर्ट पर तो रणबीर सिंह समिति एवं लॉ कमीशन की 22वीं रिपोर्ट पर ये बीएनएसएस को बनाया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता को जो बनाया गया है वह किस आधार पर इसको बनाया गया है? तो रणबीर सिंह समिति एवं विधि आयोग की 22वीं रिपोर्ट के आधार पर ये बीएनएस को तैयार किया गया है। तो ये भी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अब देखें, इसमें कुछ नए प्रोविजन जोड़े गए हैं जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नहीं है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसमें से एक सवाल को प्रीलिम्स में जरूर पूछा जाना चाहिए। जैसे अब इसमें देखेंगे कि जो नया प्रोविजन जोड़ा गया है, एक तो धारा 111 है। धारा 111
कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है, संगठित अपराध। इसको भारतीय दंड संहिता में कहीं इसको परिभाषित नहीं किया गया है। पहली बार भारतीय न्याय संहिता 2023 में यहाँ धारा 111 के अंतर्गत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम संगठित अपराध को डिफाइन किया गया है। दूसरा धारा 112 है कि छोटे संगठित अपराध क्या हैं, पेटी ऑर्गेनाइजेशन क्राइम क्या होता है, इसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो ये सेक्शन ही पूछा जाएगा कि संगठित अपराध से संबंधित प्रोविजन किस धारा के अंतर्गत दिया गया है, छोटे संगठित अपराध से संबंधित प्रावधान कहाँ पर दिया गया है। और तीसरा इसमें पढ़ेंगे धारा 113 और ये है आतंकवादी कृत्य, कि आतंकवादी कृत्य को कहां पर परिभाषित किया गया है, तो धारा 113 के अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा एक नया प्रोविजन धारा 152 को जोड़ा गया है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को खतरा पहुंचाने वाला कोई कार्य किया जाता है तो इसके लिए दंड का प्रावधान धारा 152 के अंतर्गत किया गया है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रोविजन है। इसके अलावा अब इसमें देखेंगे कि जो धारा 304 है, और जो धारा 304 है स्नैचिंग, झपटमारी। अब पहली बार भारतीय दंड संहिता में झपटमारी से संबंधित प्रोविजन दिया गया है। इसके अलावा इसमें नया एक प्रोविजन धारा 103 की उपधारा 2 को पढ़ेंगे। धारा 103 में हत्या के लिए दंड का प्रावधान है, लेकिन जब धारा 103 की उपधारा 2 को पढ़ेंगे तो ये मॉब लिंचिंग से संबंधित है। और ये नया प्रोविजन जोड़ा गया है कि जहां 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर के धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, भाषा के आधार पर मृत्यु कारित करते हैं, भीड़ के द्वारा जो मृत्यु कारित की जाती है, तो ये नया प्रोविजन ये धारा 103 की उपधारा 2 के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो ये कम से कम जो 6 सेक्शन है ये हमेशा याद रहना चाहिए कि संगठित अपराध का प्रावधान कहाँ पर दिया गया है, छोटे संगठित अपराध का प्रावधान कहाँ पर दिया गया है, फिर आपने देखा आतंकवादी कृत्य से संबंधित कहाँ पर प्रावधान दिया गया है, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को खतरे में डालने वाला कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसके बारे में प्रावधान कहाँ पर दिया गया है, मॉब लिंचिंग के बारे में प्रोविजन कहाँ दिया गया है, और स्नैचिंग, झपट मारी के संबंध में कहाँ पर प्रोविजन दिया गया है। तो ये 6 सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें से उम्मीद है 99% की एक सेक्शन इसमें से जरूर पूछा जाएगा। अब इसके अलावा आप देखेंगे कि जो भारतीय दंड संहिता है उसमें से कुछ प्रोविजन को हटा दिया गया है। और कौन कौन प्रोविजन भारतीय दंड संहिता में से हटाया गया है, तो इस संबंध में आप देखेंगे कि जो आईपीसी ये 1960 है, तो आईपीसी 1960 में से एक तो धारा 309 है। धारा 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न करना। अब इसको भारतीय न्याय संहिता से इसको हटा दिया गया है। दूसरा इसके बाद पढ़ेंगे धारा 310 जो ठग, इसमें धारा 310 आईपीसी में
ठग को परिभाषित किया गया है, इसको भी हटा दिया गया है, इसको निकाल दिया गया है। इसके अलावा धारा 124 ए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आईपीसी का था, सेडिशन राजद्रोह, और राजद्रोह को भी अब इसमें से भारतीय दंड संहिता में से इसको हटा दिया गया है। इसके अलावा इसमें आप पढ़ेंगे आईपीसी की धारा 377 और धारा 377 अननेचुरल लस्ट से संबंधित है और इसको भी हटा दिया गया है। धारा 377 के अलावा एक धारा 497 एडल्ट्री अर्थात एडल्ट्री, इसको भी इसमें से हटा दिया गया है। तो इतना सेक्शन तो बिल्कुल आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ये पांचों सेक्शन भारतीय दंड संहिता का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, लेकिन वर्तमान बीएनएस में इसको कोई स्थान नहीं दिया गया है और इतने इसमें ये नए प्रोविजन को इसमें जोड़ा गया है। तो एक चीज तो इतना इसमें पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, इसको आपको जानना है। अब इसके अलावा सेक्शन शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना है कि अपराध होता क्या है, व्हाट इज ऑफेंस। दूसरी चीज, ऑफेंस के इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं। तो अब अपराध की परिभाषा को देखा जाए तो जो अपराध की परिभाषा है, ये तमाम विद्वानों के द्वारा अपराध को परिभाषित किया गया है, लेकिन वास्तव में जो अपराध शब्द है यह निरंतर यह परिवर्तित होता रहता है और इसलिए सारे विद्वानों ने एक मत से इस बात को स्वीकार किया है कि जो अपराध शब्द है इसको परिभाषित करना बहुत कठिन कार्य है। फिर भी तमाम विद्वानों ने अपराध शब्द को परिभाषित किया है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि अपराध क्या है, तो अपराध की जो बताना है आपको वो बीएनएसएस जब पढ़ाएंगे आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो बीएनएसएस 2023 में सेक्शन 21, ये ध्यान रखना है कि अब परिभाषा बीएनएसएस में पहले सीआरपीसी में सेक्शन 2 में परिभाषा थी, अब सेक्शन 21 परिभाषा खंड से संबंधित है। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि धारा 21 में इसको परिभाषित किया गया है और धारा 21 में क्यों पढ़ेंगे, सेक्शन 21 क्यों, इसमें अपराध की परिभाषा बताई गई है और यही परिभाषा सर्वोत्तम परिभाषा मानी जाती है। यदि इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है कि अपराध क्या है, तो विद्वानों की परिभाषा आपको नहीं बताना है, सीधे जो अपराध की परिभाषा बताना है वो बीएनएसएस सेक्शन 21 क्यू में जो इसकी परिभाषा दी गई है इसको आपको बताना है। अब देखें सेक्शन 21 क्यू में ऑफेंस शब्द को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि अपराध क्या है, कि अपराध एक ऐसा कार्य है या लोप है जिसको तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है। तत्समय प्रवृत्त विधि का मतलब है फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स लॉ, और इसका मतलब है कि जो तत्समय, जो इस समय वर्तमान में जो लागू विधि है, तो जो लिखा है तत्समय प्रवृत्त विधि, इसका मतलब कि इस समय जो लागू विधि है, तो कोई भी व्यक्ति है
दो शब्द इसमें लिखा है कि अब कोई भी ऐसा एक्ट किया जाता है, कोई ऐसा कार्य किया जाता है, या दूसरा शब्द लिखा है कि कोई ओमिशन किया जाता है। तो कोई भी ऐसा कार्य किया जाता है या कोई लोप किया जाता है जिसको तत्समय प्रवृत्त विधि में उसको पनिशेबल बना दिया गया है, उसको दंडनीय बना दिया गया है, तो उसी को अपराध कहा जाएगा। और ये सबसे आसान परिभाषा भी है। ये अपराध क्या है कि कोई भी ऐसा एक्ट किया जाता है और यदि उस कार्य को भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत या अन्य कोई विधि है, अन्य तत्समय कोई लागू विधि है, चाहे स्पेशल लॉ है चाहे लोकल लॉ है, यदि किसी कार्य को विधि में दंडनीय बना दिया गया है तो वही कार्य अपराध कहलाएगा। या दूसरा शब्द लिखा है कि ऐसा कोई लोप करता है जो विधि में दंडनीय है। अब लोप का मतलब ये होता है, ओमिशन का मतलब ये होता है कि लॉ के द्वारा यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई ड्यूटी इम्पोज की गई है, विधि के द्वारा किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कर्तव्य आरोपित किया गया है और वह व्यक्ति उस कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो कहा जाएगा कि वह लोप करता है, वह ओमिशन करता है। और ऐसा लोप करना भी अपराध के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए कि एलनगंज चौराहे पर अब यदि किसी सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई गई है और वह अपने ड्यूटी का पालन नहीं करता है, वह उस स्थान पर नहीं रहता है और कोई अपराध घटित हो जाता है, तो अब लॉ के द्वारा उसके ऊपर जो कर्तव्य आरोपित किया गया है और उसने कर्तव्य का पालन नहीं किया है, तो कहा जाएगा कि वह लोप करता है। और ऐसा लोप करना भी यह अपराध के अंतर्गत आता है। तो बस इस परिभाषा भी सबसे आसान है कि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा दंडनीय है। अब ये एक व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति को कमरे में उसको बंद कर देता है, तो अब यहाँ पर एक का जो ये कार्य है, ये भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, ये सदोष परिरोध के अंतर्गत आएगा, ये रांगफुल कन्फाइनमेंट के अंतर्गत आएगा। अब इस कार्य को भारतीय न्याय संहिता में दंडनीय बनाया गया है, तो यह कार्य अपराध के अंतर्गत आएगा। तो कोई भी ऐसा कार्य है या लोप है जिसको विधि में दंडनीय बना दिया गया है, तो वह कार्य या लोप अपराध के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद देखें, पूछा जाता है परिभाषा इंटरव्यू में, तो केवल इतने आपको बताना चाहिए, लेकिन यदि उसमें एक्सपर्ट बैठा रहेगा तो कहेगा कि नहीं, सेक्शन 21 बीएनएसएस जो क्यू में जो परिभाषा दी गई है उसमें आगे कुछ और कहा गया है। तो अब इस परिभाषा के आगे उसमें क्या लिखा है, एक पार्ट आपको बता दिए कि अपराध क्या है, कि कोई भी ऐसा कार्य है या लोप है जिसको तत्समय लागू विधि में दंडनीय बनाया गया है, तो वही अपराध कहलाएगा। अब इसका जो दूसरा पार्ट कहता है, दूसरा पार्ट ये है कि इसके अंतर्गत, मतलब अपराध के अंतर्गत और क्या आता है, तो पशु अत्याचार अधिनियम 1871, कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 की धारा 20 के अंतर्गत जो कंप्लेंट किया जाता है, परिवाद किया जाता है, वह भी अपराध के अंतर्गत आता है। अब पूरी इसकी परिभाषा क्या हो गई, पूरी परिभाषा हो गई कि ऐसा कोई भी कार्य
या लोप जिसको तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी आता है जिसे पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अंतर्गत जो परिवाद किया जाता है वह भी अपराध के अंतर्गत आता है। अब ये जो दूसरा पार्ट देख रहे हैं इसका क्या अर्थ है? दूसरे पार्ट का अर्थ ये है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है और वह किसी दूसरे व्यक्ति के पशु को गलत ढंग से उसको डिटेन कर लेता है, गलत ढंग से उसको निरुद्ध कर लेता है, तो अब जिस व्यक्ति के पशु को गलत ढंग से निरुद्ध किया गया है तो उसको उपचार क्या है कि कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 की धारा 20 के अंतर्गत वह परिवाद दाखिल कर सकता है। और जब परिवाद दाखिल किया जाता है तो जिस व्यक्ति ने पशु को गलत ढंग से निरुद्ध किया है उससे जिसके पशु को गलत ढंग से निरुद्ध किया गया है उसको कंपनसेशन, उसको प्रतिकर दिलाया जाता है। और जो प्रतिकर दिलाया जाता है फिर भी यह अपराध के अंतर्गत आता है। समझें कि इसको क्यों यहाँ पर जोड़ा गया है कि कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 में केवल धारा 20 है, तमाम उसमें धाराएं हैं, लेकिन अपराध के अंतर्गत क्या आएगा कि यदि कोई धारा 20 यही कहती है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पशु को गलत ढंग से उसको निरुद्ध कर लेता है, तो अब जो व्यक्ति गलत ढंग से निरुद्ध किया है उसके विरुद्ध कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 की धारा 20 के अंतर्गत परिवाद किया जा सकता है। तो जब कंप्लेंट किया जाएगा तो जिस व्यक्ति ने गलत ढंग से पशु को निरुद्ध किया है उससे कंपनसेशन दिलवाया जाएगा, प्रतिकर दिलाया जाएगा। किसको दिलाया जाएगा? जिस व्यक्ति के पशु को उसने गलत ढंग से निरुद्ध किया है। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रतिकर दिलाया जाता है, जबकि ये भारतीय न्याय संहिता आप पढ़ रहे हैं और भारतीय न्याय संहिता में वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 4 धारा 4, धारा 4 कई बार प्रीलिम्स में ये पूछा गया है कि दंड कितने प्रकार का होता है। तो अब देखेंगे कि दंड कुल मिलाकर के वर्तमान में यह 6 प्रकार का होता है। आईपीसी में 5 ही प्रकार का दंड है, लेकिन धारा 4 में एक 6वां दंड कम्युनिटी सर्विस को जोड़ दिया गया है। जैसे 6 सेक्शन आपको बताए थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से एक सेक्शन धारा 4 को भी ध्यान रखना है कि धारा 4 में जो 6वां दंड का प्रकार है वो कम्युनिटी सर्विस है, सामुदायिक सेवा के लिए भी दंडित किया जा सकता है। तो अब जब 6 प्रकार का दंड वहां पर पढ़ेंगे तो दंड कौन कौन सा है? पहला मृत्यु दंडादेश है, दूसरा आजीवन कारावास है, तीसरा कारावास है, चौथा अर्थदंड है, 5वां संपत्ति का समपहरण फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है और 6वां सामुदायिक सेवा का दंड है। तो अब इसमें दंड के प्रकार में आप देखें तो कहीं कंपनसेशन शब्द इसमें नहीं आया है, ये प्रतिकर नहीं आता है। आपराधिक मामले में कंपनसेशन नहीं दिलाया जाता है, आपराधिक मामले में अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर फाइन किया जाता है। लेकिन कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 की धारा 20 के अंतर्गत जो कंप्लेंट फाइल किया जाता है वह उस कंप्लेंट के अंतर्गत प्रतिकर दिलाया जाता है, फिर भी उसको अपराध के अंतर्गत माना गया है।
अब देखें, फाइन जो होता है और कंपनसेशन, दोनों में अंतर क्या होता है। तो एक अंतर तो आपने देखा कि जो फाइन होता है वह आपराधिक मामलों में फाइन किया जाता है, और जो सिविल मामला होता है उसमें कंपनसेशन प्रतिकर दिलाया जाता है। और दूसरा इसमें डिफरेंस ये होता है कि अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर जो भी फाइन किया जाता है वह फाइन राज्य सरकार के कोष में जाकर के जमा होता है। यदि अभियुक्त के ऊपर 1 लाख रुपए का फाइन किया गया है तो वह फाइन अपराध से पीड़ित व्यक्ति को नहीं मिलेगा, बल्कि अभियुक्त की जो फाइन किया गया है वो राज्य सरकार के कोष में जाकर जमा हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ जो कंपनसेशन होता है, प्रतिकर होता है, वह सदैव पीड़ित व्यक्ति को दिलाया जाता है। तो ये सेक्शन 21Q में ये पढ़ेंगे अब जाकर के बीएनएसएस सेक्शन 21Q। तो जितना उसमें शब्द लिखा है उसको पूरा आपको समझा दिए कि अपराध क्या है, और इतना तो कम से कम आप पढ़ रहे हैं तो हमेशा याद रहना चाहिए कि अपराध क्या है। तो ऐसा कोई भी कार्य है, ऐसा कोई भी लोप है जिसको विधि में दंडनीय बनाया गया है तो उसी को अपराध कहा जाएगा। अब देखें, यहीं से प्रॉब्लम भी पूछ ली जाती है। जैसे प्रॉब्लम पूछी जाती है कि ये एक व्यक्ति है और यह नदी के किनारे खड़ा है और यह देख रहा है कि ये जो 5 बरस का जो बच्चा है यह नदी में डूब रहा है, और ये उसको देखता है, उस बच्चे को बचाता नहीं है, जबकि ये चाहता तो उस बच्चे को बचा सकता था। तो यहाँ पर ए ने कौन सा अपराध कारित किया। तो यहाँ ए ने कोई अपराध कारित नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ए का जो ये कार्य है इसको न तो भारतीय न्याय संहिता में न तो अन्य विधि में उसको दंडनीय नहीं बनाया गया है। तो चाहे कोई कार्य कितना ही अनैतिक क्यों न हो, लेकिन उस कार्य को भारतीय न्याय संहिता में या अन्य विधि में उसको दंडनीय नहीं बनाया गया है, तब वह अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। इसलिए अपराध के लिए हमेशा देखना होगा कि जो कार्य किया गया है, जो लोप किया गया है, वह विधि में दंडनीय है कि नहीं है। यदि विधि में दंडनीय है तभी उसको अपराध माना जाएगा, अदरवाइज उसको अपराध नहीं माना जाएगा। तो ये बीएनएसएस सेक्शन 21Q में ये आपने परिभाषा देखा। अब इसके बाद अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज परिभाषा में कि जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, अब इसकी देखें धारा 2 डिफिनीशन क्लास से संबंधित है, और बीएनएस 2000 सेक्शन बीएनएस 2023 और इसमें जो सेक्शन 2 है यह इंटरप्रिटेशन क्लास से संबंधित है। अब इसमें सेक्शन 2 जब पढ़ेंगे तो सेक्शन 2 का सब क्लाज 30 पढ़ेंगे, सब क्लाज 18 पढ़ेंगे। तो सब क्लाज 30 है, सब क्लाज 24 है, 24 और तब सब क्लाज 18 है। और आसान जो अपराध की परिभाषा दी गई है वह बीएनएस 2023 सेक्शन 2 सब क्लाज 30 उपखंड 30 उपखंड 24 और उपखंड 18। अब इसमें देखेंगे तो जो धारा 30 है इसमें बीएनएस भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 24 जब पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है स्पेशल लॉ,
और सेक्शन सब क्लास 18 को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है लोकल लॉ, और परिभाषा को इसमें आसान बना दिया गया है कि अपराध क्या है। तो कोई भी ऐसा कार्य किया जाता है जो धारा 2 की उपधारा 30 के अंतर्गत वह भारतीय न्याय संहिता में दंडनीय है। तो कोई भी ऐसा कार्य जो धारा 2 की उपधारा 30 कहती है कि ऐसा कोई भी कार्य किया जाता है जिसको भारतीय न्याय संहिता में दंडनीय बनाया गया है, या उपधारा 24 कहती है कि कोई भी ऐसा कार्य जिसको विशेष विधि में दंडनीय बनाया गया है, कोई भी ऐसा कार्य जिसको लोकल लॉ में दंडनीय बनाया गया है। तो और आसान परिभाषा कि अपराध क्या है कि ऐसा कोई भी कार्य है जिसको भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, किसी स्पेशल लॉ के अंतर्गत, किसी लोकल लॉ के अंतर्गत यदि उसको दंडनीय बनाया गया है तो उसी को अपराध कहा जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के ये अपराध की परिभाषा आपने देखा, और ये याद भी रहना चाहिए और प्रोविजन भी याद रहना चाहिए कि धारा 2 की उपधारा 30 यह बीएनएस की बात करता है, उपधारा 24 यह स्पेशल लॉ की बात करता है, और उपधारा जो 18 है ये लोकल लॉ की बात करता है। तो ऐसा कोई भी कार्य जो भारतीय न्याय संहिता में, स्पेशल लॉ में, लोकल लॉ में उसको दंडनीय बनाया गया है तो उसी को अपराध कहा जाएगा। तो ये तो आपने पढ़ लिया अपराध की परिभाषा। बाकी तमाम विद्वानों ने भी परिभाषा दिया है, लेकिन इतना समय भी नहीं रहता है। सबसे जो उपयुक्त परिभाषा है यही परिभाषा बीएनएस सेक्शन 2(1)(q) को बताना है, और बीएनएस सेक्शन 2 सब क्लास 30, सब क्लास 18 और सब क्लास 24 इतना इसमें आपको बताना है। अब इसके बाद अपराध की परिभाषा आपने पढ़ लिया, तो अब दूसरा कि ऑफेंस के इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, अपराध के आवश्यक तत्व क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अब देखें कि ऑफेंस है तो ऑफेंस के इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। तो ऑफेंस के 4 इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अपराध के 4 आवश्यक तत्व हैं। अपराध के लिए सबसे पहले पर्सन होना चाहिए, सबसे पहले व्यक्ति होना चाहिए। दूसरी चीज कि उस व्यक्ति में मेंसरिया अर्थात गिल्टी माइंड, दोषी मन होना चाहिए, दोषी मन होना चाहिए। तीसरी चीज आप देखेंगे कि अब दोषी मन होने से भी कोई अपराध नहीं होता है, उस दोषी मन के इन्फ्लुएंस में कोई एक्ट किया जाना चाहिए। और चौथी चीज एक्ट के परिणाम स्वरूप पर्सन को या सोसाइटी को इंजरी होनी चाहिए, क्षति पहुंचनी चाहिए। तब ये अपराध के 4 आवश्यक तत्व हैं कि व्यक्ति होना चाहिए, व्यक्ति में दोषी मन होना चाहिए, और उस दोषी मन के अनुसरण में कोई कार्य किया जाना चाहिए, और उस कार्य के परिणाम स्वरूप व्यक्ति या समाज को क्षति पहुंचनी चाहिए। यदि ये 4 आवश्यक तत्व हैं तब इसी को अपराध कहा जाएगा। दूसरी चीज ध्यान रखना है, बहुत कंफ्यूजन होता है, यहाँ तक कि इंटरव्यू में जब मैं पूछता हूँ कि अपराध के चरण क्या होते हैं, अपराध के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज करता है।
इसको ध्यान रखना है कि ये अपराध के 4 आवश्यक तत्व आपने देखा। दूसरी तरफ जो अपराध के स्टेजेज अर्थात चरण क्या होते हैं, तो अपराध के स्टेज क्या क्या होते हैं, तो अपराध के 4 चरण भी होते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि इंटेंशन होता है। कोई भी व्यक्ति किसी अपराध को करना चाहता है तो सबसे पहले उसके मन में अपराध की भावना जागृत होती है, उसको इंटेंशन कहा जाता है। और जब मन में अपराध करने की भावना उत्पन्न हो जाती है तब वह उसके इन्फ्लुएंस में प्रिपरेशन, वह तैयारी को करता है। और जब तैयारी का मतलब होता है कि अपराध को करने के लिए साधनों को एकत्रित करना, तो अपराध करने के लिए जब साधन को कलेक्ट कर लेता है तब उसका जो अगला कार्य होता है, अब वह अटेम्प्ट करता है, वह प्रयत्न करता है, अर्थात उस अपराध की दिशा में अब वह प्रत्यक्ष रूप से वो कदम को बढ़ाता है, तो उसी को प्रयत्न कहा जाता है। और इसके बाद सक्सेसफुल अटेम्प्ट अर्थात सफल जब प्रयत्न हो जाता है तब अपराध कंप्लीट मान लिया जाता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इसमें आप देख रहे हैं कि अपराध के आवश्यक तत्व को पूछा जाता है, तो 4 तत्व होते हैं, अपराध के 4 चरण भी होते हैं। तो ये दोनों अलग अलग हैं और एक में इसको मिला मत दीजिएगा। ये ध्यान रखेंगे कि अपराध के 4 आवश्यक तत्व, व्यक्ति होता है, व्यक्ति में दोषी मन होता है, दोषी मन के अनुसरण में कोई कार्य किया जाना चाहिए और उस कार्य के परिणाम स्वरूप व्यक्ति या समाज को कोई क्षति कारित होती है। ये 4 इसके आवश्यक तत्व होते हैं। और 4 चरण आपने देखा कि आशय सबसे पहले होता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी अपराध करता है तो उसके मन में सबसे पहले अपराध करने की भावना जागृत होती है, उसको आशय कहा जाता है। आशय अपने आप में दंडनीय नहीं होता है, लेकिन अब आशय के बाद वह उस अपराध को करने के लिए जब वह साधन को कलेक्ट करता है, मीन्स को कलेक्ट करता है, तब उसको प्रिपरेशन कहा जाता है। और चल करके अलग से इसको टॉपिक को पढ़ाएंगे और वहां पर आपको बताएंगे कि प्रिपरेशन भी सामान्यतया दंडनीय नहीं होता है। भारतीय न्याय संहिता में कुछ इसके अपवाद दिए गए हैं जहां प्रिपरेशन को दंडनीय बनाया गया है। लेकिन जो तीसरा होता है, अटेम्प्ट होता है, किसी अपराध को करने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस प्रयत्न को भारतीय न्याय संहिता में हर जगह उसको दंडनीय बनाया गया है। और जब प्रयत्न सफल हो गया तब तो अपराध ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको भी इसमें ध्यान में रखेंगे। अब थोड़ा सा और इसमें ध्यान रखेंगे कि अपराध के 4 आवश्यक तत्व देख रहे हैं। तो सबसे पहला आवश्यक तत्व है कि व्यक्ति होना चाहिए। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि व्यक्ति कैसा होना चाहिए। व्यक्ति का यहाँ पर क्या तात्पर्य है, तो यहाँ व्यक्ति का तात्पर्य है ऐसे व्यक्ति से जिसके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन इम्पोज किया जा सके, विधिक बाध्यता आरोपित किया जा सके, व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। अब व्यक्ति इतना वाइड शब्द है कि व्यक्ति शब्द के अंतर्गत 1 माह का बच्चा भी आता है
और 90 बरस का कोई है उसको भी व्यक्ति बोला जा सकता है, और 1 माह का कोई बच्चा है उसको भी व्यक्ति बोला जा सकता है। तो अपराध का पहला आवश्यक तत्व देख रहे हैं कि व्यक्ति होना चाहिए। तो पर्सन कैसा होना चाहिए? व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर विधिक बाध्यता को आरोपित किया जा सके। ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर विधिक बाध्यता आरोपित नहीं की जा सकती है, वह व्यक्ति अपराध करने के लिए सक्षम नहीं माना जाएगा। जैसे चल करके आगे आपको पढ़ाएंगे कि अब 7 बरस से कम आयु का बालक है तो उसके कार्य को अपराध नहीं माना जाता है, तो वह भी व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। और यहाँ पढ़ रहे हैं कि व्यक्ति होना चाहिए, तो व्यक्ति कैसा व्यक्ति होना चाहिए? व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर विधिक बाध्यता को आरोपित किया जा सके। अब कोई अनसाउंड पर्सन है, कोई चित्त विकृत व्यक्ति है, उसका भी कार्य अपराध नहीं माना जाता है, जबकि वह भी व्यक्ति के अंतर्गत आता है। यदि कोई नशा में व्यक्ति है, वह कोई व्यक्ति कार्य करता है, तो उसका भी कार्य अपराध नहीं माना जाता है, वो भी व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखना है, पहली चीज इम्पोर्टेंट कि व्यक्ति तो होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति कैसा होना चाहिए? जिसके ऊपर विधिक बाध्यता को आरोपित किया जा सके। दूसरी चीज, ये जो पर्सन शब्द है, इसको बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 26 सेक्शन 2 उपधारा 26, ये जितने सेक्शन बोल रहे हैं, अब ये सेक्शन, ये लग रहा है कि इतनी चीज पढ़ा रहे हैं लेकिन बहुत चीज बता देते हैं। अब वो सब सेक्शन आपको याद करना होगा। कि अब पर्सन शब्द को भारतीय न्याय संहिता में कहाँ पर परिभाषित किया गया है? तो सेक्शन 2 सब क्लास 26 में इसको परिभाषित किया गया है। और व्यक्ति शब्द की जो परिभाषा दी गई है उसमें कहा गया है कि व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। व्यक्ति शब्द के अंतर्गत क्या आता है? कोई कंपनी भी आती है, कोई संगम भी आता है, व्यक्तियों का निकाय समूह भी इसके अंतर्गत आता है। मीन्स क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि पर्सन शब्द के अंतर्गत केवल जीवधारी व्यक्ति ही नहीं आते हैं, बल्कि इसके अंतर्गत लीगल जो पर्सन होता है, जो विधिक व्यक्ति होता है, जैसे कंपनी है, संगम है, व्यक्तियों का निकाय है, वह भी व्यक्ति के अंतर्गत शामिल है। तो अब देखें कि व्यक्ति के अंतर्गत आता है, तो एक तो जीवधारी व्यक्ति इसके अंतर्गत आता है, और साथ ही साथ जो लीगल पर्सन है, जो विधिक व्यक्ति है, वो भी इसके अंतर्गत शामिल है। अब तीसरा इसमें सवाल ये पूछा जाए कि अब यदि कोई लीगल पर्सन है, कोई कंपनी है, और कंपनी के द्वारा कोई भी अपराध कारित किया जाता है, तो अब कंपनी को कौन से दंड से उसको दंडित किया जाएगा? कंपनी की न तो कोई शरीर है, न तो उसकी कोई आत्मा है, और कंपनी भी व्यक्ति के अंतर्गत आती है। तो यदि कंपनी के द्वारा कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है तो उसको कौन से दंड से दंडित किया जाएगा? तो अभी आपको बताए कि जो सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 में 6 प्रकार का दंड है कि मृत्यु दंड है, आजीवन कारावास है, कारावास है, अर्थदंड है, संपत्ति का समपहरण है, और सामुदायिक सेवा का दंड है। तो अब ध्यान रखना है कि जो कंपनी है, न तो उसकी कोई शरीर होती है, न तो उसकी कोई आत्मा होती है, अतः कंपनी को मृत्यु दंड की सजा नहीं दी जा सकती है।
उसको आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती है, उसको कारावास की सजा नहीं दी जा सकती है, लेकिन अब उनके ऊपर अर्थदंड उनके ऊपर किया जा सकता है। उनकी कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को सीज किया जा सकता है, तो इन दोनों दंड से उसको दंडित किया जाएगा। उसको मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास से उसको दंडित नहीं किया जाएगा। तो ये आपने देखा कि पर्सन कैसा होना चाहिए। अब दूसरा, पर्सन केवल होने से कोई अपराध नहीं हो जाता है, बल्कि उस पर्सन में मेंसरिया होना चाहिए। और मेंसरिया का मतलब है दोषी मन, गिल्टी माइंड होना चाहिए। जब तक व्यक्ति का मन दोषी नहीं होगा, तब तक उसके कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा। तो केवल व्यक्ति ही नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति में दोषी मन का होना भी आवश्यक है। अब यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि व्यक्ति हो गया और व्यक्ति में दोषी मन भी हो गया, तब भी अपराध नहीं होगा। अब मान लीजिए कि ए है और ए बी नामक व्यक्ति की हत्या कारित करने के बारे में सोचता है। अब यहाँ ये व्यक्ति भी हो गया और इस व्यक्ति में ये गिल्टी माइंड भी हो गया कि यह बी नामक व्यक्ति की हत्या कारित करना चाहता है। तो अभी यहाँ ए का जो यह सोच है, जो गिल्टी माइंड है, ये पनिशेबल नहीं है। यहाँ पर अभी इसको अपराध नहीं कहा जाएगा। तो न केवल व्यक्ति होने से कोई अपराध होता है, न व्यक्ति है और व्यक्ति में दोषी मन है, तब भी वो अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। तीसरी चीज पूरी होनी चाहिए कि जो गिल्टी माइंड है उसके अनुसरण में कार्य किया जाना चाहिए। तो एक्ट का किया जाना आवश्यक है। अब ए एक व्यक्ति हो गया, इसका गिल्टी माइंड हो गया कि बी की हत्या करना चाहता है। अब इस गिल्टी माइंड के इन्फ्लुएंस में अब बी के ऊपर गोली चलाता है। अब ये कार्य को करता है, तो कार्य जब किया जाता है तब वह अपराध के अंतर्गत आएगा। और साथ ही साथ कार्य जो किया जाना चाहिए, चौथी शर्त है कि उस कार्य के परिणाम स्वरूप व्यक्ति या समाज को क्षति पहुंचनी चाहिए। यदि ये चारों कंडीशन फुलफिल होगी तब ये अपराध होता है। तो व्यक्ति होना चाहिए, व्यक्ति में दोषी मन होना चाहिए, दोषी मन के अनुसरण में कार्य किया जाना चाहिए और उस कार्य के परिणाम स्वरूप पर्सन या सोसाइटी को इंजरी पहुंचनी चाहिए। अब एक प्रश्न प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इंटरव्यू में भी सवाल पूछा जाता है। अब ये सवाल दो तरीके से पूछा जाता है। एक सवाल ये पूछा जाए कि भारतीय न्याय संहिता में इनएडुक्वेट ऑफेंस क्या है, अपूर्ण अपराध क्या है, या इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भारतीय न्याय संहिता अपराध के 4 आवश्यक तत्व बताए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता में ऐसा कौन सा अपराध है कि अपराध का 3 आवश्यक तत्व तो पूरा होता है, मतलब पर्सन है, गिल्टी माइंड है और गिल्टी माइंड के इन्फ्लुएंस में एक्ट भी किया है। लेकिन जो चौथी शर्त है, वो चौथी शर्त पूरी नहीं होती है, फिर भी उसको अपराध मान लिया जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता में ऐसा कौन सा अपराध है जिसमें अपराध का चौथा आवश्यक तत्व, जो फोर्थ इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, वो फुलफिल नहीं होता है, व्यक्ति समाज को क्षति नहीं पहुंचती है, फिर भी बात न करिए।
यहाँ क्षति कारित नहीं होती है, फिर भी उसको अपराध मान लिया जाएगा। तो ये देखेंगे कि भारतीय न्याय संहिता में 3 केवल ऐसे अपराध हैं जो जिसमें जो चौथी आवश्यक शर्त है कि व्यक्ति समाज को क्षति पहुंचनी चाहिए, क्षति नहीं पहुंचती है फिर भी उसको अपराध माना जाता है। तो अब देखा जाए कि भारतीय न्याय संहिता में वो कौन सा अपराध है जिसमें चौथी शर्त पूरी नहीं होती है, व्यक्ति समाज को क्षतिकारित नहीं होती है, फिर भी उसको अपराध के अंतर्गत माना जाएगा। तो अब ये 3 अपराध देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार फिल्म्स में पूछा गया है। तो पहला है अटेम्प्ट, यदि किसी अपराध करने का प्रयत्न किया जाता है। अब देखें कि ए है और यह बी को मार डालने के आशय से और बी के ऊपर गोली चलाता है और गोली बी के बगल से निकल जाती है। तो अब ये पर्सन भी हो गया, गिल्टी माइंड भी हो गया। गिल्टी माइंड के इन्फ्लुएंस में इसने एक्ट भी कर दिया, लेकिन चौथी शर्त है कि व्यक्ति को क्षति भी पहुंचनी चाहिए। अब यहाँ इसको कोई क्षति कारित नहीं होती है, फिर भी एक का कार्य क्या है, यह हत्या के प्रयत्न के अंतर्गत आएगा। जबकि चौथी आवश्यक शर्त है कि उस पर्सन को इंजरी भी होनी चाहिए, इसको कोई इंजरी नहीं हो रही है फिर भी एक कार्य यहाँ हत्या के प्रयत्न के अंतर्गत आएगा। तो एक तरीके से यह अपूर्ण अपराध हुआ, चारों तत्व पूरा नहीं हो रहा है फिर भी यहाँ पर इसको अपराध माना जाएगा। दूसरा इसी तरीके से चल करके आपको पढ़ाएंगे अबेटमेंट, दुष्प्रेरण, धारा 45 सेक्शन 45। और यहाँ पर देखेंगे कि जैसे अब मान लीजिए कि ए एक व्यक्ति है और यह बी को इंस्टिगेट करता है, उत्तेजित करता है, उकसाता है कि तुम सी नामक व्यक्ति की हत्या कारित कर दो। तो ए बी को उकसाता है कि तुम सी की हत्या कारित कर दो, लेकिन बी सी की हत्या करने से मना कर देता है। अब यहाँ सी को कोई क्षति कारित नहीं होती है, लेकिन यहाँ जो ए अबेटर है, जो दुष्प्रेरक है, इस यह किस अपराध के लिए दोषी होगा, तो ये सी की हत्या के दुष्प्रेरण के लिए यहाँ पर इसको दोषी माना जाएगा। जबकि सी को कुछ पता भी नहीं है, सी को कोई हानिकारित नहीं हुआ है। तो चल करके आपको बताएंगे, वहां पर सेक्शन 46 पढ़ेंगे, अबेटर किसे कहा जाता है। और सेक्शन 46 में जब दूसरा स्पष्टीकरण को पढ़ेंगे तो दूसरे स्पष्टीकरण में लिखा है कि दुष्प्रेरण के अपराध के लिए यह कोई आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य को किया जाए या अपेक्षित प्रभाव घटित हो। दुष्प्रेरण एक पूरी तरीके से स्वतंत्र अपराध होता है और दुष्प्रेरण के अपराध के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य को किया जाए, फिर भी दुष्प्रेरक जिस कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरण किया है उसके लिए वह उत्तरदायी माना जाएगा। तो ए बी को उकसा रहा है कि तुम सी की हत्या कारित कर दो, अब बी सी की हत्या कारित नहीं करता है, सी को कोई हानिकारित नहीं होती है, फिर भी यहाँ पर ए का जो कार्य है वह ए सी की हत्या के दुष्प्रेरण के लिए इसको दोषी माना जाएगा। तीसरी चीज आप पढ़ेंगे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी।
और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो परिभाषा दी गई है सेक्शन 61 में, और ये याद रहना चाहिए, ये सेक्शन कई बार पूछा गया है कि आपराधिक षड्यंत्र को कहां पर डिफाइन किया गया है। तो जब भारतीय दंड संहिता पढ़ेंगे तो वहां धारा 120 ए में इसको परिभाषित किया गया है और धारा 120 बी में उसको दंडनीय बनाया गया है। अब वह जो 120 ए में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की परिभाषा है, अब उस परिभाषा को बीएनएस के सेक्शन 61 में रखा गया है। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आप पढ़ेंगे परिभाषा वहां पर कि आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है, कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी इलीगल एक्ट को, किसी अवैध कार्य को या किसी वैध कार्य को अवैध साधन द्वारा करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो वह सहमति ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाती है। अब जैसे यदि दो व्यक्ति हैं, साधारण भाषा में चल करके वहां पढ़ाएंगे तो इसको समझाएंगे। धारा 61 में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की परिभाषा दी गई है। साधारण भाषा में जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अपराध को करने के लिए सहमत हो जाते हैं, केवल एग्री हो जाते हैं, तो वह सहमति ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाती है। अब जैसे ए और बी दोनों आपस में सहमत हो जाते हैं कि सी नामक व्यक्ति की हत्या कारित करना है, तो ए और बी की जो अपराध करने के संबंध में सहमति है, यह सहमति ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाती है। अब सी को कुछ जानकारी नहीं है, सी को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है, लेकिन ए और बी अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 की उप धारा 2 के अंतर्गत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए इनको दंडित किया जाएगा। तो ये आपने देखा अपराध की 4 आवश्यक तत्व होते हैं, और भारतीय न्याय संहिता में कौन सा ऐसा अपराध है कि ये चौथी शर्त पूरी नहीं होती है फिर भी अपराध माना जाता है, या दूसरे शब्दों में इसको अपूर्ण अपराध कहा जाएगा। अपूर्ण अपराध इसलिए कहा जाएगा कि किसी को इसमें जो चौथी शर्त है कि व्यक्ति को हानि पहुंचनी चाहिए, क्षति पहुंचनी चाहिए, और इन तीनों उदाहरण के अंतर्गत आपने देखा व्यक्ति को कोई क्षति कारित नहीं होती है फिर भी इसको अपराध माना जाता है। तो ये पर्सन आपने देखा। दूसरी चीज पढ़ेंगे मेंसरिया। अब मेंसरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और मेंस में भी इसको पूछा जाता है कि मेंसरिया से आप क्या समझते हैं। दूसरी चीज कि मेंसरिया का जो प्रिंसिपल है वह भारतीय न्याय संहिता में कहाँ तक अप्लाई होता है, कहाँ तक वह लागू होता है। तो अब थोड़ा सा दूसरे आवश्यक तत्व पर विचार किया जाए। ये मेंसरिया, ये अलग से पूरा सवाल ही बनता है कि मेंसरिया क्या होती है। पहली चीज तो ध्यान रखना है, ये जो मेंसरिया प्रीलिम्स में पूछा गया है, ये जो मेंसरिया है यह कॉमन लॉ का यह सिद्धांत है, यह कॉमन लॉ का प्रिंसिपल है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि मेंसरिया कॉमन लॉ का प्रिंसिपल है। दूसरी चीज इम्पॉर्टेंट है कि ये जो मेंसरिया टर्म है इसको कोक महोदय, ये कोक महोदय ने
मेंसरिया टर्म को निम्न सूत्र में इसको व्यक्त किया है, और ये सूत्र भी आपको याद रहना चाहिए। एक्टस नॉन फेसिट रिम मेंसिट्रिया। एक्टस नॉन फेसिट रिम REUM MENS मेंस आर सिट SIT सिट रिया। अब ये कोक महोदय ने मेंसरिया शब्द को ये निम्न सूत्र में व्यक्त किया, तो ये सूत्र भी याद रहना चाहिए। और इस सूत्र किसने व्यक्त किया? कोक महोदय ने व्यक्त किया। मेंसरिया कहाँ का प्रिंसिपल है? तो यह कॉमन लॉ का प्रिंसिपल है। अब इसका अर्थ क्या होता है कि एक्टस नॉन फेसिट रिमनिस मेंसिट्रिया, इसका अर्थ होता है कि कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं होता है जब तक उस कार्य को दोषी मन के साथ नहीं किया जाता है। कोई भी कार्य है वह तब तक अपराध नहीं होता है जब तक उसको दोषी मन के साथ नहीं किया जाता है। इसका मतलब देखा जाए तो अब अपराध होने के लिए इंग्लैंड में ऑफेंस के लिए 2 इसेंशियल इंग्रेडिएंट केवल है, 2 आवश्यक तत्व है। इंग्लैंड में किसी भी अभियुक्त व्यक्ति को किसी अपराध के लिए यदि उसको दोषित करना है तो वहां पर जो प्रोसिक्यूशन होता है, जो सरकारी वकील होता है, जो अभियोजन पक्ष होता है, उसको कोर्ट के सामने 2 बातों को साबित करना होता है। एक तो आप देख रहे हैं कि एक्टरियस, अर्थात इसका मतलब ये है कि सबसे पहली चीज रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। रॉन्गफुल एक्ट अर्थात दोषपूर्ण कार्य किया जाना चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि जो दोषपूर्ण कार्य किया जाना चाहिए वह दोषपूर्ण कार्य गिल्टी माइंड के साथ किया जाना चाहिए, दोषी मन के साथ किया जाना चाहिए। तो एक्टस नॉन फेसिट रिम मेंसिट्रिया का मतलब है कि कोई भी कार्य है वह तब तक अपराध नहीं होता है जब तक उसको दोषी मन के साथ नहीं किया जाता है। मतलब कि इंग्लैंड में किसी भी अभियुक्त व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध करना है तो वहां पर अभियोजन पक्ष को कोर्ट के सामने 2 बातों को साबित करना होता है कि अभियुक्त ने दोषपूर्ण कार्य किया है और दोषपूर्ण कार्य को उसने दोषी मन के साथ किया है। और ये दोनों आवश्यक तत्वों को साथ साथ साबित करना आवश्यक होता है। यदि एक आवश्यक तत्व साबित हो जाता है और दूसरा आवश्यक तत्व साबित नहीं होता है तब अपराध नहीं होगा। अर्थात इंग्लैंड में किसी भी अभियुक्त व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तभी दोष सिद्ध किया जाएगा जब प्रोसिक्यूशन कोर्ट के सामने यह साबित कर दे कि अभियुक्त ने दोषपूर्ण कार्य किया है और दोषपूर्ण कार्य को उसने दोषी मन के साथ किया है। अब जैसे मान लीजिए कि ए है और यह बी नामक व्यक्ति की हत्या कारित कर देता है, लेकिन ए अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, ए चित्त विकृत व्यक्ति है, अपने कार्य की प्रकृति को जानता ही नहीं है। तो अब यहाँ पर ए के द्वारा ये दोषपूर्ण कार्य को तो कर दिया, इसने बी की हत्या कारित कर दिया,
ये रांगफुल एक्ट को कर दिया, लेकिन यहाँ पर ए का दोषी मन का अभाव है, क्योंकि ये पागल व्यक्ति है। यह जो भी किया है इसको पता ही नहीं है कि जो मैंने काम किया है वह विधि के विरुद्ध है कि विधि के विरुद्ध नहीं है, इसका क्या परिणाम होगा। ये चित्त विकृति के कारण ये सब कुछ नहीं जानता है, तो केवल दोषपूर्ण कार्य को कर दिया तो इसका कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। इसका दोषपूर्ण कार्य के साथ साथ इसका दोषी मन का होना भी आवश्यक है। अब चित्त विकृत व्यक्ति है तो इसका दोषी मन नहीं है, लेकिन दोषपूर्ण कार्य को कर दिया तो इसका कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। अब यदि ए का गिल्टी माइंड है, ये सोचता है कि बी की हत्या कारित कर दिया जाए, तो ए का दोषी मन तो हो गया, लेकिन उस दोषी मन के अनुसरण में वो दोषपूर्ण कार्य को करता नहीं है, केवल दोषी मन है, तब भी अपराध नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि इंग्लैंड में कोर्ट में मेंसरिया को साबित करना पड़ता है। किसी भी अभियुक्त व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उसको दोष सिद्ध करने के लिए दो बातें साबित करनी होती है कि अभियुक्त ने दोषपूर्ण कार्य किया है और दोषपूर्ण कार्य को उसने दोषी मन के साथ किया है। अब यही आप मूल चीज है। अब इसी को तमाम केस चल करके जो नोट्स देंगे सब लिखा हुआ मिलेगा। अब पढ़ेंगे फाउलर वर्सेस पेंजेट की केस है, और फाउलर वर्सेस पेंजेट की केस में लॉर्ड केन्यान महोदय थे, लॉर्ड केन्यान। और लॉर्ड केन्यान महोदय ने कहा यही चीज कि इंग्लैंड में किसी भी अभियुक्त व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उसको दोषित करना है तो दोषपूर्ण कार्य और दोषी मन ये दोनों का साथ साथ साबित किया जाना आवश्यक है। और चल करके आपको केसेज बताएंगे। आर वर्सेस खांडू की केस है, आर वर्सेस सार्टी की केस है। इन तमाम केसों में इंग्लैंड के न्यायालय ने यही स्पष्ट किया कि किसी अभियुक्त व्यक्ति को दोषित करना है तो दोषपूर्ण कार्य और दोषी मन दोनों का साथ साथ किया जाना साबित करना होगा। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि इसमें दोषपूर्ण कार्य देख रहे हैं और दूसरा दोषी मन देख रहे हैं, गिल्टी माइंड देख रहे हैं। लेकिन जो दोषी मन होता है उसको कोर्ट में साबित करना बड़ा कठिन काम होता है। दोषी मन का मतलब है कि किसी व्यक्ति ने जो मृत्यु कारित किया है वह कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया है कि नहीं किया है। कोई व्यक्ति किसी कार्य को नॉलेज रखते हुए किया है कि नहीं किया है। कोई व्यक्ति किसी कार्य को नेग्लिजेंस पूर्ण किया है कि नहीं किया है। कोई व्यक्ति किसी कार्य को उतावलेपन में किया है कि नहीं किया है। कोई व्यक्ति किसी कार्य को कपट पूर्वक किया है कि नहीं किया है। कोई व्यक्ति किसी कार्य को बेईमानी पूर्ण किया है कि नहीं किया है। अब इसको कोर्ट में साबित करना है, तो ये सब मन के अंदर रहने वाली चीज है। अब ए है और ए के ऊपर आरोप है कि ए ने बी की हत्या कारित कर दिया। अब प्रश्न ये है कि ए ने बी के ऊपर जो गोली चलाया है वह इंटेंशनली चलाया है कि नहीं चलाया है, इसको मारने के आशय से चलाया था कि नहीं चलाया था। तो अब ये जो इंटेंशन है इसको कोर्ट में साबित करना बड़ा कठिन काम है। तो जो दोषी मन है उसके बारे में 1477 में एक स्टेटमेंट आया था कि मानव की सोच विचारणीय नहीं है। मानव क्या सोच रहा है इसको शैतान भी नहीं जान सकता है। और यही कारण है कि जैसे जो गिल्टी माइंड है,
जो दोषी मन है इसको मान लिया गया था कि इसको कोर्ट में साबित करना बहुत कठिन कार्य है और दोषी मन को कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता है। कोई व्यक्ति किसी कार्य को जानते हुए किया है कि नहीं किया है, कपट पूर्वक किया है कि नहीं किया है, बेईमानी पूर्वक किया है कि नहीं किया है, ये सब उसके मन के अंदर रहने वाली चीज है और इसको डायरेक्ट एविडेंस के माध्यम से इसको कोर्ट में साबित करना बहुत कठिन काम है। लेकिन अब ध्यान रखना है कि ये 1477 का स्टेटमेंट है। इसके बाद 1872 में जब इंडियन एविडेंस एक्ट को 1872 में स्टीफेन महोदय ने जब उसको ड्राफ्ट किया, तो जब इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पढ़ेंगे तो उसकी धारा 14 को पढ़ेंगे और सेक्शन 14 पढ़ेंगे जो वर्तमान बीएसए की धारा 12 है। अब इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जो गिल्टी माइंड है इसको भी कोर्ट में साबित किया जा सकता है। लिखा है उसमें 3 शब्द, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 12 में पढ़ेंगे या इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 14 में लिखा है कि मन की दशा, शरीर की दशा, शारीरिक संवेदना की दशा दर्शित करने वाला कोई भी तथ्य सुसंगत है। अब वहां उदाहरण भी दिया है कि मन की दशा के अंतर्गत क्या आता है। तो मन की दशा के अंतर्गत एक तो आशय आता है, दूसरा ज्ञान आता है, तीसरा उपेक्षा है, चौथा वैमनस्यपूर्ण कार्य है, सदिच्छा है। अब ये सब मन की दशाएं हैं, लेकिन जो मन की दशा है इसको भी अब कोर्ट में साबित किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य आशय पूर्वक किया है कि नहीं किया है, जानते हुए कार्य किया है कि नहीं किया है। जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको बताएंगे कि मन की दशा को भी अब कोर्ट में उसको कैसे साबित किया जा सकता है। तो अब इसके बाद अब देखें, अब जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो सूत्र को याद रखना है। किसने सूत्र दिया? कुक महोदय ने, इसको ध्यान में रखना है। और सूत्र का नाम क्या है इसको ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या होता है इसको ध्यान में रखना है। अब एक सवाल ये पूछा जाता है कि ये मेंसरिया ये कॉमन लॉ का प्रिंसिपल है और ये मेंसरिया का जो प्रिंसिपल है वह भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता में लागू होता है कि नहीं लागू होता है। अभी जो मेंसरिया के बारे में आपने पढ़ा तो यहीं से शुरुआत की है कि ये कॉमन लॉ का प्रिंसिपल है। तो ये इंग्लैंड में का ये सिद्धांत है। ये जो कॉमन लॉ का प्रिंसिपल है यह भारतीय न्याय संहिता में अप्लाई करता है कि नहीं करता है। अब यदि भारतीय न्याय संहिता पर विचार किया जाए तो जो भारतीय न्याय संहिता है वास्तव में इसका कोडिफिकेशन कर दिया गया है, संहिताकरण इसका कर दिया गया है। दूसरी चीज देखेंगे कि जो भारतीय न्याय संहिता है यह वैज्ञानिक ढंग से इसको परिभाषित किया गया है। तीसरी चीज यदि विचार करेंगे तो जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें जो भी अपराध की परिभाषा दी गई है हर परिभाषा में अपराध के आवश्यक तत्व को उसी परिभाषा में समाहित कर दिया गया है। चौथी चीज यदि ध्यान देंगे तो पूरे भारतीय न्याय संहिता में कहीं भी मेंसरिया शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो समझें
ये कॉमन लॉ का प्रिंसिपल है। अब प्रश्न ये है कि जो कॉमन लॉ का ये प्रिंसिपल है यह भारतीय न्याय संहिता में कहाँ तक अप्लाई करता है, ये लागू होगा कि लागू नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं इसकी विशेषता क्या कि भारतीय न्याय संहिता वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित है, इसका संहिताकरण कर दिया गया है, सब सेक्शन में प्रावधान कर दिया गया है। तीसरी चीज कि अपराध को परिभाषित किया गया है और अपराध को परिभाषित करके अपराध के जितने आवश्यक तत्व हैं उस परिभाषा में ही उसको समाहित कर दिया गया है और मेंसरिया शब्द का कहीं प्रयोग भी नहीं किया गया है। तो वास्तव में इस पर विचार किया जाए तो ऐसा लगता है कि जो मेंसरिया का प्रिंसिपल एक कॉमन लॉ का प्रिंसिपल है और यह भारतीय न्याय संहिता में यह अप्लाई नहीं करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखें, आपको बताए कि इंग्लैंड में यदि किसी अभियुक्त व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषित करना है तो वहां मेंसरिया को साबित करना होता है और जो कोक महोदय ने सूत्र बताया उसके अनुसार वहां पर केवल दो ही बात साबित करनी होती है। अभियुक्त को किसी अपराध के लिए दोषित करना है तो आपने पढ़ा कि इंग्लैंड में दो ही चीज साबित करना है। क्या क्या? कि अभियुक्त ने दोषपूर्ण कार्य किया है और दूसरी चीज कि वह दोषपूर्ण कार्य को दोषी मन के साथ किया है। यही दो चीज साबित करना होता है। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में अब जैसे धारा 303 चल करके पढ़ा जाएगा। धारा 303 चोरी है। चोरी की परिभाषा धारा 303 की उपधारा 1 में दी गई है। तो अब यहाँ पर यदि अभियुक्त को चोरी के अपराध के लिए दोष सिद्ध करना है तो यहाँ पर क्या साबित करना होगा? अब जो चोरी की परिभाषा दी गई है कि जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी पूर्ण आशय से ले लेने के लिए हटाता है तो कहा जाएगा कि वह चोरी करता है। अब आपको क्या बताए कि हमारे यहाँ जो अपराध की परिभाषा दी गई है उसी परिभाषा में उसके आवश्यक तत्व को उसी में रख दिया गया है। अब ये परिभाषा का एनालिसिस करेंगे तो चोरी के 5 आवश्यक तत्व होते हैं। सबसे पहला कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेकिंग प्रॉपर्टी, संपत्ति लेते समय बेईमानी पूर्ण आशय होना चाहिए। दूसरा, प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल, कि जो संपत्ति है उसको चल होना चाहिए। तीसरा, संपत्ति को दूसरे व्यक्ति के पोजीशन में से लिया गया होना चाहिए। चौथी चीज, संपत्ति को बिना कंसेंट के लिया गया होना चाहिए। और पांचवी शर्त है कि प्रॉपर्टी मस्ट बी मूव, संपत्ति को हटाया जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ यदि किसी अभियुक्त को चोरी के लिए दोष सिद्ध करना है तो जो अभियोजन पक्ष है, जो एपीओ रहेगा, उसको कोर्ट में क्या साबित करना होगा? इन 5 आवश्यक तत्वों को साबित करना होगा। और जब पांचों आवश्यक तत्वों को साबित करेगा तब अभियुक्त व्यक्ति को चोरी के अपराध के लिए उसको दोष सिद्ध किया जाएगा। तो अब प्रश्न ये है कि मेंसरिया भारतीय न्याय संहिता में लागू होती है कि नहीं लागू होती है? तो आपको बताए कहीं पूरा 358 सेक्शन पढ़ेंगे उसमें कहीं भी मेंसरिया शब्द आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। वास्तव में जो मेंसरिया का जो प्रिंसिपल आपने देखा यह भारतीय न्याय संहिता में भी यह अप्लाई करता है। और कैसे अब अप्लाई करता है कि आप कोई भी धारा पढ़ेंगे
तो हर एक धारा में कहीं न कहीं उसमें इंटेंशन शब्द आया है, नॉलेज शब्द आया है, फ्रॉडेंटली शब्द आया है, उसमें नेग्लिजेंस शब्द आया है, नोइंगली शब्द आया है। ये जितना शब्द सब आप देख रहे हैं, ये सारे शब्द एक तरीके से ये मेंसरिया को ही प्रदर्शित करते हैं। तो स्पष्ट रूप से कहीं मेंसरिया तो नहीं लिखा है, लेकिन कोई ऐसी धारा नहीं है। हर एक धारा में जनरली आप पाएंगे कि उसमें आशय पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, उपेक्षा पूर्वक, कपट पूर्वक इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। और ये जितने शब्द हैं ये सब मेंसरिया को ही प्रदर्शित करते हैं। तो वास्तव में जो मेंसरिया का प्रिंसिपल है यह भारतीय न्याय संहिता में यह लागू होता है। और कैसे लागू होता है? तो यह 3 तरीके से लागू होता है। अब 3 तरीका में कौन कौन सा तरीका है? तो अब इसमें सबसे पहला तरीका है कि मेंसरिया भारतीय न्याय संहिता में एक तो पॉजिटिव रूप में लागू होती है, सकारात्मक रूप में लागू होती है। दूसरी चीज देखेंगे कि यह निगेटिव रूप में लागू होती है। तो एक तो जो मेंसरिया लागू होती है सकारात्मक रूप में, दूसरा निगेटिव रूप में, और तीसरा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, कठोर दायित्व के रूप में ये लागू होती है। तो भारतीय न्याय संहिता में मेंसरिया का जो प्रिंसिपल है ये 3 तरीके से लागू होता है। अब देखें कि पॉजिटिव रूप में लागू होती है। इसका क्या मतलब है? जो अभी आपको बताए कि भारतीय न्याय संहिता की में जो भी अपराध की परिभाषा दी गई है, हर अपराध की परिभाषा में कहीं न कहीं आशय पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, उपेक्षा पूर्वक, कपट पूर्वक इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। और ये शब्द मेंसरिया को ही दर्शाते हैं। तो इसको कहा जाएगा कि भारतीय न्याय संहिता में मेंसरिया का जो प्रिंसिपल है ये पॉजिटिव रूप में लागू होता है। दूसरा आप देखेंगे कि भारतीय न्याय संहिता में मेंसरिया निगेटिव रूप में लागू होती है, नकारात्मक रूप में लागू होती है। और इसका उदाहरण चल करके आप पढ़ेंगे, आगे पढ़ाएंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जनरल एक्सेप्शन चैप्टर। और उसमें सेक्शन 14 से लेकर के और सेक्शन 33 तक, धारा 14 से लेकर के 33 के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे कि अभियुक्त व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं है। सेक्शन 14 से 33 के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना जाता है। जैसे आपको उदाहरण बताए कि 7 वर्ष से कम आयु का बालक है तो उसका कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। कोई चित्त विकृत व्यक्ति है, उसका कार्य अपराध नहीं माना जाता है। कोई नशा में व्यक्ति है, वह कोई कार्य करता है तो उसका कार्य अपराध नहीं माना जाता है। कोई अंडर मिसकंसेप्शन, तथ्य के भ्रम के अधीन कार्य करता है, उसका कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर अपराध क्यों नहीं माना जाता है? आपने मेंसरिया का मतलब वहां पर क्या देखा कि कॉमन लॉ के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्ध करने के लिए 2 तत्व को साबित करना आवश्यक होता है। वहां पर आपने देखा कि दोषपूर्ण कार्य और दोषी मन। तो ये धारा 14 से 33 के अंतर्गत जो पढ़ेंगे, यह कार्य तो दोषपूर्ण किया जाता है, लेकिन वहां पर दोषी मन का ही अभाव रहता है।
अब 7 बरस से कम आयु का बालक है, 6 बरस का बच्चा है और वह किसी व्यक्ति के पेट में चाकू भोंक देता है, उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है। तो बच्चे ने दोषपूर्ण कार्य तो किया, लेकिन उसमें दोषी मन का अभाव है, गिल्टी माइंड का उसमें अभाव है, तो उसका कार्य बिल्कुल अपराध नहीं माना जाएगा और उसको क्रिमिनल लाइबिलिटी से पूरी तरीके से उसको एग्जम्पशन दिया गया है, उसको छूट प्रदान किया गया है। तो क्यों किया गया है? यहाँ पर मेंसरिया के अंतर्गत भी यही चीज तो आपने पढ़ा कि दोषपूर्ण कार्य होना चाहिए और दोषी मन के साथ होना चाहिए। यहाँ पर धारा 14 से 33 के अंतर्गत दोषपूर्ण कार्य को तो किया जाता है, लेकिन दोषी मन का अभाव है। यही कारण है कि यहाँ पर ये मेंसरिया का जो प्रिंसिपल है ये निगेटिव रूप में लागू होता है। तीसरा, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के रूप में, कठोर दायित्व के रूप में मेंसरिया लागू होती है। अब कठोर दायित्व के रूप में मेंसरिया कैसे लागू होती है? देखें, कठोर दायित्व के रूप में लागू होने का अर्थ ये होता है कि यदि कोर्ट के समक्ष केवल दोषपूर्ण कार्य को साबित कर दिया जाए कि अभियुक्त ने दोषपूर्ण कार्य किया है, तो दोषपूर्ण कार्य के आधार पर ही दोषी मन के बारे में अपने आप प्रिजम्पशन कर लिया जाता है। यदि उसने दोषपूर्ण कार्य किया है तो दोषी मन के साथ ही उसने कार्य किया है, तो इसको कहा जाएगा कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के रूप में। जैसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 आप पढ़ेंगे कि कोई व्यक्ति है, वह अश्लील पुस्तक का प्रकाशन करता है, उसका विक्रय करता है, उसका आयात निर्यात करता है, तो केवल इस कार्य को दर्शा दिया जाए कि अश्लील चित्र का, अश्लील पुस्तक का उसने प्रकाशन किया है, उसका क्रय विक्रय किया है, केवल इस दोषपूर्ण कार्य को दर्शा दिया जाए, तो कोर्ट में गिल्टी माइंड को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर दोषपूर्ण कार्य के आधार पर ही कोर्ट दोषी मन के बारे में अपने आप उपधारणा कर लेती है कि उसने जो कार्य किया है वो दोषी मन के साथ ही कार्य किया है। तो इसको क्या कहा जाएगा? अब इसको यहाँ पर ये कहा जाएगा कि जो मेंसरिया है वह स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के रूप में लागू होती है। इसके अलावा आप जैसे देखेंगे आर्म्स एक्ट 1959 है, उसके अंतर्गत अब यदि कोई व्यक्ति है और बिना लाइसेंस के हथियार लेकर के चलता है, तो यदि वह दोषपूर्ण कार्य कर रहा है, उसको लाइसेंस उसके पास नहीं है, तो अब वहां पर गिल्टी माइंड को कोर्ट में साबित नहीं करना है। केवल यदि वो गलत ढंग से हथियार लेकर के चल रहा है तो उसके दोषी मन के बारे में ये प्रिजम्पशन कर लिया जाता है। इसी तरीके से फूड एंड एडल्ट्रेशन एक्ट पढ़ेंगे, वहां पर कोई व्यक्ति अब यदि मिलावटी का काम करता है तो केवल दोषपूर्ण कार्य को कर देता है, तो दोषी मन के बारे में अपने आप प्रिजम्पशन कर लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के मेंसरिया का प्रिंसिपल भारतीय न्याय संहिता में लागू होता है। कैसे लागू होता है? सकारात्मक रूप में, नकारात्मक रूप में, कठोर दायित्व के रूप में। अब इसमें लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या विचार है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि मेंसरिया यह आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता में लागू होगा कि लागू नहीं होगा। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का क्या ओपिनियन है?
तो अब इस संबंध में आप पढ़ेंगे, एक तो हरि प्रसाद, हरि प्रसाद सब नोट्स में मिलेगा, हरि प्रसाद वर्सेस स्टेट 1957 सुप्रीम कोर्ट। दूसरी इस पर इम्पॉर्टेंट केस है जो प्रायः प्रीलिम्स में पूछा गया है, वो है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एच जॉर्ज, एच जॉर्ज 1965 सुप्रीम कोर्ट। और तीसरी इसमें केस आप पढ़ेंगे नाथूलाल, नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1966 सुप्रीम कोर्ट। ये तीन लीडिंग केस है और ये तीनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। प्रश्न क्या है कि मेंसरिया भारतीय न्याय संहिता में, आईपीसी में यह लागू होती है कि नहीं लागू होती है, सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या विचार है। तो ये तीनों केसेज में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है क्या, कि जब तक संसद कानून बना करके स्पष्ट रूप से उपबंध नहीं कर देती है कि भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता में मेंसरिया लागू नहीं होगी, जब तक संसद ऐसा स्पष्ट रूप से कानून नहीं बना देती है, तब तक न्यायालय के सामने जो भी आपराधिक मामले आएंगे, उस आपराधिक मामले का निस्तारण मेंसरिया को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। मतलब कि जब तक संसद ये कानून नहीं बना देती है कि मेंसरिया आईपीसी भारतीय न्याय संहिता में लागू नहीं होगी, जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बना देती है, तब तक क्या होगा कि मेंसरिया ये माना जाएगा कि आईपीसी भारतीय न्याय संहिता में ये लागू है। और लास्ट बहुत पूछा जाता है प्रीलिम्स में, केस है सबसे इंपॉर्टेंट केस, बहुत पुरानी है, सिराज वर्सेस, सिराज वर्सेस डी रूटजन, डी रूटजन 1895 की केस है। और ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रायः प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि सिराज वर्सेस डी रूटजन की केस संबंधित है। तो ये ध्यान रखना है कि ये दुराशय ये मेंसरिया से संबंधित है। और वास्तव में इस केस में मेंसरिया के एक्सेप्शन को बताया गया, इसके अपवाद को बताया गया। अर्थात जैसे अब मान लीजिए कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई बालक बालिका का व्यापहरण किया जाता है, तो वहां पर इस सिद्धांत को मेंसरिया को नहीं देखा जाएगा। इसी तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जाता है तो वहां पर भी ये लागू नहीं होगा। तीसरा पब्लिक न्यूसेंस है, लोक न्यूसेंस है, वहां पर भी ये प्रिंसिपल लागू नहीं होता है। इसमें चौथा अपमान लेख लाइबल है, उस पर भी लागू नहीं होता है। तो इसमें सिराज वर्सेस डी रूटजन की केस में वास्तव में मेंसरिया के एक्सेप्शन को पूछा गया है, तो इसको भी पूछ लेता है या फिर ये पूछा जाता है कि ये केस किससे संबंधित है। बस आज इतना ही। सर आकर के जीएस वाले वेट कर रहे होंगे और हमारा क्लास वही 5 से 6:30 बजे रहेगा। इसमें केवल आपका देखिए, अब इतना इसको डिटेल में आपको बता दिए, ये अब जा कर के एमसीक्यू देखेंगे
उसको हल करेंगे तो आंख मूंद करके उसको कर ले जाएंगे। अब केवल आपको फैक्ट बता देते तो कभी नहीं याद होगा, फैक्ट कभी नहीं याद होता है। तो मैंने ये सोचा है कि पूरा डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, जिससे बातें आपको पूरी समझ में आ जाए, तो मेंस भी हो जाएगा, प्रीलिम्स तो उसमें है ही है, और साथ ही साथ आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो आपका समय का बचत हो जाएगा, लिखाने में बहुत समय लगता है। तो अब समय को देखते हुए कि जब भी एग्जाम होगा, अब मान लीजिए कि एग्जाम की यदि डेट आ जाती है तो आ जाएगी, तो जहां तक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा आपको पढ़ाते रहेंगे और ऐसा लगेगा कि नहीं ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले एग्जाम को वरीयता देना है, और एक एक 15 दिन लगता है। मैं अभी झारखंड एपीओ का एग्जाम होने वाला है, और उसमें 10 दिन पहले का एक हमारा वीडियो आप देखेंगे तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 5:15 क्लास में गए और 8:15 धारा 1 से लेकर के और 167 सेक्शन तक पूरा उसमें बता दिए। लेकिन वो कौन फॉलो करेगा? वह बच्चा फॉलो करेगा जो पहले से पढ़ा लिखा है। अब यदि पहले से पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको फॉलो नहीं कर पाएगा। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जब तक आपका एग्जाम की डेट नहीं आ जाती है, तो डिटेल में जब आप पढ़ेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं। इसी में इतनी चीज आपको बता दिए और ये चीज भूलेगी नहीं। अब जा कर के केवल नोट्स को आप पढ़ लेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन हम आपको बताए, पढ़ा तो रहे हैं अभी केवल अपराध की परिभाषा, लेकिन कम से कम 15-16 सेक्शन आपको बता दिए इसी में। अब वो 15-16 सेक्शन को अब याद करना आपका काम होगा, उसको आप लर्न करेंगे, बिल्कुल आप क्वालिफाई करेंगे। और फिर आज यही क्लास बंद करते हैं, फिर कल देखा जाएगा। इसमें जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं वो अपना नाम व्हाट्सएप कर देंगे ताकि एपीओ बैच ऑनलाइन, तो फिर उनको ग्रुप में सम्मिलित कर लेंगे, तभी उनके पास नोट्स पहुंच पाएगा। आगे कल फिर मिलते हैं।